Hello everyone, how are you all? Have you enjoyed your Holi or not? Well, those who haven't enjoyed due to the exam pressure and preparation, don't worry guys, let's take a deep breath and promise to yourself that you will be definitely enjoyed your Holi on the result day. थोड़ी थोड़ी मेहनत ही एक दिन बड़ा कुछ आपको देती है. सो आई नो जिनके एग्जाम्स होते हैं होली तो सेलिब्रेट होती है बट यहाँ का प्रेशर कम नहीं होता. सो डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम होली भी आपकी, रिजल्ट भी आपका. तो आज हम आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 4 पे, दैट इज ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी. वेल, जब मैंने 1 2 3 चैप्टर अपलोड कर दिए उसके बाद भी होता है ना, एक छोटे छोटे से कमेंट्स एक मोटिवेशन दे जाते हैं. मीन्स आई पर्सनली नेवर थॉट of like these types positive comments give someone strength, give someone's motivation to provide more valuable contents. बट ये है ना, जब खुद पर होता है तब पता चलता है. वन ऑफ देम, आप लोगों में से किसी ने कमेंट किया कि when will you going to upload your next chapter, where is chapter 4. then I realized कि yes, ज्यादा नहीं बट कुछ देख रहे हैं, और जो देख रहे हैं वो पूरी शिद्दत से देख रहे हैं. सो एक दो कमेंट्स ना एकदम ना सुंदर लगा ना देख के, इतना अच्छा लगा देख के कि यस, जो जिस मोटिव को लेकर के स्टार्ट किया था ये, वो कहीं ना कहीं एक दो लोगों तक जिनको एक्चुअली में नीड है उन तक पहुंच रहा है. सो थैंक्स टू यू ऑल. एंड यस, इसको थोड़ा सा शेयर करके 1000 कंप्लीट करवा दो. इट्स 650 अप्रोक्स समथिंग कुछ है. सो मार्च एंड डेट होते होते इसको 1000 आप ही लोग करवा सकते हो. So without any further ado, let's get started. This I have already took your 2 minutes. Let's start, guys. सो इस चैप्टर में ना बेसिकली हम ई कॉमर्स, एम कॉमर्स क्या होता है और कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जिनके बारे में स्टडी करेंगे. इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. सो सबसे पहली चीज है हमारे पास टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर्स. ओके, मैं पहले ई कॉमर्स और एम कॉमर्स थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ती हूँ. ई कॉमर्स क्या होता है और एम कॉमर्स क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है. So e-commerce basically means when buyer and seller interact electronically using internet. And if I'm talk about the m-commerce, so m-commerce is that when buyer and seller interact electronically using the wireless handheld device like a mobile phone. The M stand for mobile commerce, na, and E stand for electronic commerce. सो ये हो गया ई कॉमर्स. एम कॉमर्स में एक छोटा सा डिफरेंस, एम कॉमर्स में लोग मोबाइल या फिर और कोई हैंडल डिवाइस के थ्रू, वायरलेस हैंडल डिवाइस के थ्रू अपना ट्रांजैक्शन है या डीलिंग और सेलिंग करते हैं, और ई कॉमर्स में ऐसा नहीं होता है. इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में काफी सारे पॉइंट्स है लाइक वर्चुअलाइजेशन, ग्रिड कंप्यूटिंग. सो उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर्स. अब ऐसा लग रहा होगा सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से, तो गाइज ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग यहाँ से नहीं है. इसमें थोड़े बहुत और पॉइंट्स हैं बट वो इतने, एज पर माई परस्पेक्टिव, दैट नॉट मच इम्पोर्टेंट. ऑल्दो कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, बट मच इंपॉर्टेंट मीन्स है वो आप एक रीडिंग के थ्रू आपको अंडरस्टैंडिंग लग जाएगी कि हाँ उसमें बहुत ही बेसिक चीजें, दैट बेनिफिट्स क्या है ई कॉमर्स के, ड्रॉबैक्स क्या है, ये सब आप एक बार रीडिंग करके यू हैव गेट एन आइडिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं. बट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये आप अगर आरटीपी एमटीपी उठाओगे ना तो डेफिनेटली यू विल गेट एन आइडिया कि कहाँ से कितनी बार क्वेश्चन आता है. तो टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर्स टू टाइप के होते हैं, और यस मैंने यहाँ पे देखो लिख करके रखा हुआ है. इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपकी मॉड्यूल में गिवन है, उसको प्लीज रेफर करके जाना. इनफैक्ट मेरे अटेम्प्ट में ना तो एडवांटेज पूछे गए थे 3 टीयर के, तो उसको एक बार प्लीज रेफर कर लेना. 2 टीयर में कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंटेशन टीयर एंड द सेकेंड वन इज एप्लीकेशन टीयर. 3 टायर में क्या क्या होता है, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन एंड डेटाबेस टीयर. दोनों में डिफरेंस आपको साफ दिख रहा होगा. 2 टीयर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक प्रेजेंटेशन टीयर होता है जिससे यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, जो हमें प्रेजेंट करता है चीजों को. और सेकेंड होता है
प्रेजेंटेशन टियर एंड द सेकंड इज डेटाबेस टियर। प्रेजेंटेशन टियर वो टियर सबसे पहला टियर होता है जो हमें यूजर से जो इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली, उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन टियर। और प्रेजेंटेशन टियर में यूजर को लॉग इन करना पड़ता है, उसके बाद वो आगे के प्रोसेस को कर सकता है। और डेटाबेस जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, इट केप्ट ऑल द डेटा लाइक प्रोडक्ट डेटा, कस्टमर डेटा, मास्टर डेटा एंड जितने भी डेटास होते हैं वहां पे यहाँ पे केप्ट सारे डेटास को अपने पास स्टोर करता है। थ्री टियर में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे एक एप्लीकेशन टियर आ जाता है। हम लोग डायरेक्टली किसी भी चीज में लॉग इन ना करके एक एप्लीकेशन के थ्रू लॉग इन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप अमेजोन ले सकते हो। और डेटाबेस टियर में अगेन वो सारे टाइप के डेटास को अपने अंदर स्टोर रखता है। हम एप्लीकेशन डालते हैं, फिर वो डेटाबेस से उठा करके जो हमारा रिजल्ट्स हमको चाहिए होते हैं वो हमें रिजल्ट्स ला करके प्रेजेंटेशन टियर के थ्रू दिखाता है। ओके, इसका पढ़ लीजिएगा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज काफी टाइम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो रिस्क एंड कंट्रोल्स क्या क्या होते हैं, जो हमारे रिस्क और कंट्रोल्स होते हैं उसका कुछ बहुत ही प्यारा सा शॉर्टकट दिया हुआ है। रिस्क एंड कंट्रोल से ही हमारे ई कॉमर्स के क्या क्या रिस्क होते हैं, क्या कंट्रोल होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो रिस्क गिवन है और इसके कंट्रोल से वो आगे। इसका शॉर्टकट दिया हुआ है, दिशा पैन का डीपी क्यों देखा। फिलहाल ये शॉर्टकट पता है मुझे, मैं एक बार ये शॉर्टकट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन आई वाज अटेंडिंग दी स्वप्निल सर लेक्चर। हाँ, देन उन्होंने उस लेक्चर में उन्होंने ये शॉर्टकट दिया था और मुझे काफी याद रहा, काफी टाइम तक याद रहा। देन आई थॉट कि मैं आप सबसे शेयर करूं। सो इसका शॉर्टकट है दिशा पान का डीपी क्यों देखा। तो फर्स्ट डी स्टैंड फॉर, मैंने ट्राई किया मैं इसको सिक्वेंशियली फॉर्म में लिखूं, डिले इन गुड्स। अब ई कॉमर्स में ये प्रॉब्लम्स होती है। देखो मैं बोल रही हूँ ना, जैसे 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 मैं रिस्क को पढ़ रही हूँ, आप ये इमेजिन करके चलो कि आपने कोई गुड्स आप ऑर्डर करते हो लाइक फ्लिपकार्ट से या अमेजन से, तो उस टाइम पे आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे चीजों को। तो सबसे पहला है डिले इन गुड्स। हो सकता है उसमें क्लिक करके आता है कि 2-3 डेज में डिलीवरी हो जाएगी, ऐसा होता नहीं, बट एक रिस्क है कि अगर हमें चीज आज चाहिए, उसमें दिख रहा है कि हमें शाम तक मिल जाएगा, बट इन सम हाउ अगर वो हमें कल या परसों डिलीवर, हमारी डिलीवरी एक्सटेंड कर दी जाती है, देन एक तरीके का हमारे लिए वो रिस्क है। आई स्टैंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर जितने ही अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर्स होंगे हमारे पास, उतनी ही इजीली कोई भी गुड्स जो है किसी भी इंसान तक या जो भी पर्सन है जिसको एक्चुअली में नीड है वहां तक पहुंच सकता है। ये चीजें डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ज्यादा बताई गई हैं। एस स्टैंड फॉर सर्विस डिनायल। कभी कभी ऐसा होता है, आप कुछ ऑर्डर करते हो, सर्विसेज है, बट आप एक चीज यही मान के चलो कि आप इस टाइम पे मेरे सामने फ्लिपकार्ट खोल के बैठे हो, मतलब एक्चुअली में नहीं, जस्ट इमेजिन आपने कुछ ऑर्डर किया कोई सामान और वो आज तो नहीं बताया, पर उसने कल परसों में एक मैसेज डाल दिया कि आपकी जो भी आपने प्रोडक्ट बोला था वो अवेलेबल नहीं है, कुछ भी हो गया, तो एक तरीके से ये रिस्क हो सकता है। एच स्टैंड फॉर हिडन कॉस्ट। काफी सारी हिडन कॉस्ट भी इंक्लूड रहती है, ये भी तरीके का रिस्क होता है। जब हम अगर हमारा कोई सामान बाहर कंट्रीज से आता है तो हमें नहीं आइडिया होता है, बट इट विल डेफिनेटली इंक्लूडेड दी हिडन कॉस्ट। ए स्टैंड फॉर दिशा का ए स्टैंड फॉर अटैक फ्रॉम हैकर्स। ई जहां पर भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक का सामान आया, जहां पर भी टेक्नोलॉजी की बात हुई, तो हैकर्स तो सबसे पहले आने। पी एन पैन, पी स्टैंड फॉर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। ऑफ कोर्स हम किसी भी ऐप को डाउनलोड करते हैं, लॉगिन करते हैं, उसमें वो हमारा ईमेल नंबर ये सब कुछ तो पता ही रहता है उसको, वो डेफिनेटली उसके बिना हम लॉगिन ही नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी भी इफेक्ट होती है। ए स्टैंड फॉर एक्सेस टू इंटरनेट। हमें किसी भी ऐप को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट चाहिए। अगर सपोज दैट हमारे पास इंटरनेट ही नहीं होगा तो फिर हम किसी भी चीज को एक्सेस कर ही नहीं सकते। इंटरनेट इज मस्ट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पी, दिशा पान का डीपी क्यों देखा। एन स्टैंड फॉर नॉन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। कभी कभी कोई ट्रांजैक्शन नॉन रिकॉग्नाइजेशन होता है, हमें समझ में ही नहीं आते। ये कुछ कंट्रीज के वैसे बारे में बात की गई है कि कहीं कहीं पे डिजिटल सिग्नेचर्स या अगर हमारा कोई भी रिकॉर्ड है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती, उसको एज अ एविडेंस नहीं माना जाता। ये भी एक तरीके का रिस्क हो सकता है। डीपी था, फिर दिशा पान का, फिर डीपी। डी स्टैंड फॉर डेटा लॉस होने का खतरा रहता है। प्रॉब्लम ऑफ एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का मीन्स होता है कि गुमनाम। एनोनिमिटी का मतलब होता है गुमनाम है, हमें खुद को ही नहीं, मतलब पता नहीं रहता कि कौन, क्योंकि कहीं से भी पूरे ग्लोब में बैठ के कोई भी इंसान कहीं से इंटरनेट के थ्रू कुछ भी ऑर्डर कर सकता है।
तो एक ऑथेंटिकेट जो यूजर होता है ना, उसको ढूंढना बहुत बड़ा टास्क होता है। नेक्स्ट है क्वालिटी इशू। ये तो हम सभी जानते हैं, सबसे ज्यादा पॉइंट यही समझ में आएगा, मंगाओ कुछ आता कुछ। तो क्वालिटी इशू तो हो गया। ये चैप्टर पता है थोड़ा सा इजी होगा अगर आप लोग थोड़ा सा ऐसा ये सोच के चलो, जब भी कोई चीज ओपन कर रहे हो ना, तो ऐप का ले लो एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल को लेकर के चलोगे ना रियल लाइफ वाले, वो आपको एक्चुअली में ज्यादा हेल्प करेगा, समझने में आपके इजी होगा। नेक्स्ट है जो मैंने टॉपिक उठाया है, वो है आपका एडवांटेज ऑफ डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट्स हम सब करते हैं ऑफ कोर्स, अब शायद ही कोई बचा हो, सब यूपीआई और कुछ ना कुछ यूज करके, पेटीएम हम सब लोग यूज करते हैं। इसमें आपके दो तरीके के गिवन है, ट्रेडिशनल पेमेंट और न्यूली जो अभी चल रहे हैं उसमें क्या क्या है। तो उसके कुछ एडवांटेज होते हैं। इसके एडवांटेज का शॉर्टकट है क्लियर्ड। अब मैं देखो, मैं बोलूंगी नहीं कुछ, बस मैं बोलती जाऊंगी और आपको ऐसा समझ में सब कुछ आएगा ऑटोमेटिक। इसको इतना बर्डन मत बनाओ, ईआईएस इजी है, ये कहकर ही बुक उठाया करो ईआईएस की। जब भी ईआईएस पढ़ो ना, वो कहकर ही उठाओ कि यस ये बहुत इजी है, इसमें तो एग्जामेशन डेफिनेटली आएगा आएगा। यार अपने माइंड को ट्रेन करो, तब खुद ट्रेन होगे ना। आप वैसे ही उसको इतना फेयरफुल रखोगे बना के, तो वो ऑलरेडी आपको ओवरकम कर लेगा, आपके फेयर को ओवरकम नहीं करेगा, आपके ऊपर ओवरकम हो जाएगा। आप आई गेस फिर आपके माइंड को चलाएगा, नहीं टफ है टफ है टफ है। ऑल दो है, हम सब जानते हैं टफ है, इजी नहीं है, बट अपने आप को ही बोलोगे ना, तो फिर आपको ही हेल्प होगा। सी स्टैंड फॉर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज टू बिजनेस, बिजनेसेस को कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलती है। एल स्टैंड फॉर लेस रिस्क, ऑफ कोर्स डिजिटल पेमेंट रिस्की नहीं है, इजी एंड कन्वीनियंट है, कहीं से भी हम लोग आराम से बस वन क्लिक से सब कुछ हो जाता है। एक्सेसिबल है, इंटरनेट के थ्रू आप कहीं से भी कोई भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। रिकॉर्ड रहता है एक रिटर्न में, हमारे पास पूरी ट्रांजैक्शन पूरी समरी रहती है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। वैसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली का थोड़ा सा अगर इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो सकती है कि अगर हम लोग बात करें, डिजिटल पेमेंट में भी काफी सारी चीजें ऐसी यूज होती हैं लाइक, बट खैर खैर छोड़ो, उसमें क्या जाना। इन्वायरमेंट फ्रेंडली की बात करें, सिंपल सी बात है, पेपर नोट्स कम हो रहे हैं, और पेपर सो ट्रीज से बनते हैं ना, तो इसलिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो गया। डिस्काउंट फ्रॉम टैक्सेस, कई की जगह देखते हो ना, बोलते हैं कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो आपको इतना टैक्स से रिलीफ मिलेगा, 5% 10% डिस्काउंट। वो एक तरीके की इंकरेजमेंट देते हैं आपको कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट कर सको। The next slide we have कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज। देखो जैसे कि फर्स्ट में ही देखा था हम लोगों ने, तीन हेडिंग्स थी चैप्टर की, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स और कंप्यूटर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। सो ई कॉमर्स में इतना ही सब था। आ, एक चीज और थी, उसको ध्यान रखना, उसमें आपके जो डिजिटल पेमेंट्स है ना, उसके एमसीक्यूज बहुत बन के आते हैं कि यूपीआई क्या होता है, उसमें यूएसएसडी और आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज, ये सब काफी चीजें हैं। तो क्रिप्टो करेंसी जरूर पढ़ लेना, इसमें काफी सारे अमेंडमेंट्स भी आए थे, तो ये सारी चीजें एक बार ओवरव्यू कर लेना। और ऐसे पढ़ना कि जैसे आप यूज तो करते ही हो ना, तो बस एकदम प्रैक्टिकली पढ़ना उसको समझ समझ के, तो बहुत ही इजी सबको समझ में आ जाएगा। मोबाइल वॉलेट है, ये सारी चीजें एक बार वन रीडिंग का ही काम है उसका। नेक्स्ट है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज। सबसे पहला बात हमारे पास आता है वर्चुअलाइजेशन। और ये जो चार गिवन है मैंने दिए हुए हैं यहाँ पे, ये है आपके एप्लीकेशंस एरिया। इसका आप याद कर सकते हो डीएसपीटी करके, डीएसपीटी, डी फॉर डिजास्टर रिकवरी, सर्वर कंसोलिडेशन, पोर्टेबल एप्लीकेशन, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग। वर्चुअलाइजेशन होता क्या है? एक फिजिकल सर्वर को काफी सारे लॉजिकल सर्वर्स में डिवाइड कर देना, उसको बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन का जो एक्चुअली वर्क होता है, एप्लीकेशंस एरिया क्या क्या होती हैं, मतलब किस चीज में वो हेल्प करता है हमें। सबसे पहला हमारे पास है डिजास्टर रिकवरी। डिजास्टर रिकवरी, नेक्स्ट है हमारे पास सर्वर कंसोलिडेशन की। अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है, काफी सारे फिजिकल सर्वर को फ्यूअर सर्वर्स में कन्वर्ट करता है। जैसे काफी सारे सर्वर है ना, तो उनको कुछ सर्वर्स में लाता है, सर्वर को कंसोलिडेट करने का काम करता है। इसको P2V ट्रांसफॉर्मेशन भी बोला जाता है। पोर्टेबल एप्लीकेशन, कभी कभी होता है हम लोग कोई भी एप्स को बिना डाउनलोड किए अपने ऐप फोन में या लैपटॉप में, हम लोग उसको डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं थ्रू इंटरनेट या वेब के थ्रू। तो वही बात कर रही हूँ, पोर्टेबल एप्लीकेशन। तो वर्चुअलाइजेशन की वजह से, वर्चुअल मशीन की हेल्प से हम ये चीज कर पाते हैं। टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग में भी इसका काफी हद तक यूज किया जाता है। अगर मैं और बात करूं इसमें क्या क्या है इसमें, तो मुझे एक सेकेंड में थोड़ा सा देख के बताती हूँ। वर्चुअलाइजेशन में वैसे तो
वर्चुअलाइजेशन में सिर्फ एप्लीकेशंस एरियाज आते हैं, और हाँ टाइप्स भी इसमें गिवन होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन एंड स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। स्टोरेज का वर्चुअलाइजेशन कैसे होता है, जैसे कि फोन की मेमोरी हो गई, आप कोई एक्सटर्नल मेमोरी लगा देते हो, कोई इंटरनल मेमोरी फोन की होगी, आपने कोई एक्सटर्नल मेमोरी लगा दी, पेन ड्राइव यूज कर लिया, तो उसका स्टोरेज का वर्चुअलाइजेशन हो जाता है। ऐसे ही हार्डवेयर का वर्चुअलाइजेशन है और नेटवर्क का वर्चुअलाइजेशन भी होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आगे, तो हमारे पास नेक्स्ट है ग्रिड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये 4 टॉपिक्स हैं और ग्रिड कंप्यूटिंग के ये बेनिफिट्स हैं और ये सिक्योरिटी है। इसके भी शॉर्टकट्स गिवन है, मैंने शॉर्टकट्स तो लिख दिए बट इसके मेन पॉइंट्स मेरे को देख के बताने पड़ेंगे। ग्रिड कंप्यूटिंग होता क्या है ना, ग्रिड कंप्यूटिंग में पता है क्या होता है, कोई बहुत बड़े टास्क को क्या करते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट टास्क, एक एक टास्क को, पर्टिकुलर टास्क को डिफरेंट डिफरेंट में डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि टास्क इजिली हो जाए और कम से कम रिसोर्सेज में कम से कम टाइम में हो जाए। एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को अगर मैं बात करूं, तो वो टास्क करने में जितना टाइम लगेगा, जितना उसको रिसोर्सेज लगेंगे, उससे कम टाइम में अगर हम उसी काम को डिवाइड कर देंगे तो वो इजिली हो जाएगा। तो वो ग्रिड कंप्यूटिंग में काम होता है। इसकी डेफिनेशन एक बार देख लीजिएगा। बेनिफिट्स की बात करें, ग्रिड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स क्या है, इसका शॉर्टकट है, इसको आप परम भी बोल सकते हो, पारुम भी बोल सकते हो, आपको जो सही लगे। तो P stand for a parallel CPU capacity, A stand for access to additional resources, जो वही बताया कि आप जो additional resources है उनको भी access कर सकते हैं हम लोग। एंड R stand for reliability, reliable रहता है। U stand for यू अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेस को हम लोग यूज कर सकते हैं। जब हम किसी भी टास्क में डिवाइड कर दिया, तो उसके बाद जो भी मेरे ऐसे रिसोर्सेज है जो अंडर यूटिलाइज है, जिनका फुल यूटिलाइज नहीं हो पाया है, हम उसको क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं थ्रू ग्रिड कंप्यूटिंग। एम स्टैंड फॉर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट रहता है इसके थ्रू। सिक्योरिटी क्या क्या होती है, श्री देव, आप देव क्या है पता नहीं, अब इतना नहीं पता ना, होंगे कोई देव। तो श्री देव का कहना था क्या क्या सिक्योरिटी होती है ग्रिड कंप्यूटिंग की, तो एस स्टैंड फॉर सिक्योर सिंगल साइन ऑन। पता है प्रॉब्लम क्या होती थी, प्रॉब्लम ये होती थी कि लोगों को बहुत ही इरिटेट होता है, अगर आपको कोई भी आप चीज एक्सेस करने बैठे हो, ठीक है, कोई भी ऐप, उसमें अगर आपको हर स्टेप पे लॉगिन वॉगिन मांगता है ना, तो फिर इरिटेशन हो जाती है, फिर ये होता है छोड़ो यार, हटाओ, कोई दूसरा ऐप ट्राई करते हैं। तो वही चीज यहाँ बताई गई है कि सिंगल सिंगल साइन ऑन होना चाहिए। आप एक बार अगर एंट्री आपने कर ली किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी सिस्टम में, तो उसके बाद आपको आगे उस पर्टिकुलर चीज से जितने भी रिलेटेड फील्ड्स है उसमें बार बार लॉगिन ना करना पड़े। तो ये सिक्योरिटी में ध्यान रखना पड़ेगा। लिखा सिक्योरिटी है, बट जब आप इसके अंदर कंटेंट पढ़ोगे ना, तो वो चैलेंज और सिक्योरिटी दोनों की बात किया है। पहले चैलेंज बताया गया कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके बाद आपको बताया गया कि अगर ये सिक्योरिटी लगा दोगे तो इससे ये चैलेंज दूर हो जाएगा। बट हेडिंग सिर्फ सिक्योरिटी की दी है, तो उसको रख करके दिमाग में पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगा। आर है रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स को मैनेज करना, ये भी ग्रिड कंप्यूटिंग की सिक्योरिटी के आता है। फिर है आई स्टैंड फॉर interoperability with local security solution. D stand for data management. E stand for exportability and P stand for protection of credential. ये कुछ सिक्योरिटीज थी। नेक्स्ट है हमारे पास मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होती है, मशीन लर्निंग एक एआई का एक टूल है, या मैं कह दूं एआई का एक पार्ट होता है, जिसमें मशीन खुद से ही लर्न करके, खुद से ही बिना किसी आउटसाइड के उसको हेल्प लिए, वो खुद से ही अपने आंसर को खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूं, तो इट इज अ टाइप ऑफ एआई दैट प्रोवाइड अ कंप्यूटर विद एबिलिटी टू लर्न विदाउट दी बीइंग एक्सप्लिसिट प्रोग्राम। बिना उसको कुछ प्रोग्राम किए वो खुद से ही आप प्रोग्रामिंग करके आपको आपका आउटकम प्रोवाइड कर दे। ये एआई का ही एक पार्ट होता है। उसके नीचे जो पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका ही एक मशीन लर्निंग एक पार्ट है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स आप काफी सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जब भी कोई मशीन डेमोन्स्ट्रेट करती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, कैलकुलेशन करना, सजेशंस देना, ये सारा काम जब एक मशीन करती है तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। आप ह्यूमन इंटेलिजेंस तो पता है ना, जो जो काम ह्यूमन इंटेलिजेंस कर सकता है, अगर वो सारा काम कोई मशीन डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, कोई मशीन कर रही है, तो वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग की बात करूं, हाँ, मशीन लर्निंग में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एप्लीकेशंस एरियाज गिवन है, उसको पढ़ना मत भूलना। जो जो जहां मैं बोलती हूँ ना पढ़ना मत भूलना, उसका मतलब है वहां पे मैं अटकी थी जब मेरा अटेम्प्ट नहीं हुआ था ना फर्स्ट टाइम पे, तो वहां पर मैं उन्हीं उन्हीं जगहों पे अटकी थी। होता क्या था ना, जैसे कि एप्लीकेशंस बोले तो एप्लीकेशंस पढ़ लिए एज अ फ्लो में। जब आप फ्लो में पढ़ते हो तो उतना डीप नहीं पढ़ पाते हो, और कभी कभी वही आ जाता है क्वेश्चन में। मेरे साथ तो हुआ था, तो भाई पढ़ के जाना। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती हैं, इसका मैं बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देती हूँ। पता ही होगा, जैसे कि आपके घर में आपका वॉशिंग मशीन, आपका एसी, आपका फोन, आपका लैपटॉप, ये सारी, आपका टीवी, ये जब सारी चीजें एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं, इसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। सिंपल इजी लैंग्वेज में यही है। और बुक की डेफिनेशन पढ़ोगे तो वो थोड़ी सी एडवांस हो सकती है, बट मेरा जो मेन मोटिव है वो ये कि आपकी यहाँ पे फिट हो जाए, ताकि एग्जाम में आप थोड़ा बहुत अपने आप से वर्डिंग ऐड करके पूरी डेफिनेशन या जो कुछ ही पूछ रहा है आप लिख सको। जब मेन ही कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो फिर इतनी हाई एडवांस डेफिनेशन पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपको समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा। ग्रिड कंप्यूटिंग समझ में आया। मशीन लर्निंग एआई का ही एक पार्ट होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो भी बताया, जब आपके घर की जितनी भी चीजें हैं, जितनी क्या जो जो चीजें कनेक्ट हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें जब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी एप्लीकेशंस हैं, वो काफी हद तक वेरी मच सिमिलर टू द, आई थिंक वेरी मच सिमिलर टू द मशीन लर्निंग, या वेरी मच, नॉट टोटली बट या वेरी मच। इसके कुछ रिस्क भी हैं, यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है, जैसे ग्रिड कंप्यूटिंग के ये 2 पॉइंट्स हैं, वैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ये 2 पॉइंट्स हैं, एप्लीकेशंस और इसके रिस्क। रिस्क भी हैं। रिस्क क्या क्या होते हैं? इसके रिस्क का शॉर्टकट है, एक्चुअली लिखा था वो, शायद थोड़ा सा, एक सेकेंड, वो हाइड हो गया है। नाउ सी, रिस्क है म्यूट, MUTE, म्यूट। म्यूट का क्या है? M स्टैंड फॉर रिस्क, होता है मैन्युफैक्चरर को। ये रिस्क किसके किसके लिए होते हैं? तो मैंने मेन का नाम उठाया है, मैन्युफैक्चरर। U स्टैंड फॉर यूजर, T फॉर ए टेक्नोलॉजी, एंड E स्टैंड फॉर इन्वायरमेंटल रिस्क। ओके, ये आपके रिस्क का शॉर्टकट हो गया। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। फिर हमारे पास आती है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग ये बहुत ही लेंदी दे रखा हुआ है, बट ट्राई किया है मैंने इसको जितना ज्यादा से ज्यादा समराइज कर सकूं। सो मैं मेन मेन ऊपर ऊपर का ही आपको बताने का ट्राई करती हूँ। तो डीपली पढ़ना है तो ऑफ कोर्स मैंने पहली लेक्चर में बोला था कि इतना डिटेल्ड नहीं हो पाएगा। बस रिवीजन है, तो क्विक रिवीजन का मतलब ही यही होता है कि आप कहीं ना कहीं से उसको पढ़ के आए होंगे, उसके बाद आप ये सब देखोगे, तो आप मेरे साथ बैठ के इसको रिवाइज कर सकते हो, ना कि एकदम फ्रेशली माइंड से बैठ सकते हो कि ये होता क्या है। सो गाइस, जो पहली बार देख रहे हो तो मत ही देखो, मैं तो कहती हूँ, क्यों टाइम वेस्ट करना ना। जो 2 बार पढ़ चुके हो उसके बाद ही रिवाइज करो। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? नेटवर्क के थ्रू जब आप किसी भी रिसोर्सेज को एक्सेस करते हो विदाउट इंस्टॉलिंग इट ऑन योर हार्ड डिस्क ऑफ अ कंप्यूटर, देन इट इज कॉल्ड द क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड पे जितनी भी एप्स हैं आप उनको क्या कर रहे हो, अब नेटवर्क इंटरनेट के थ्रू उसको एक्सेस कर रहे हो, उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हो जो आपकी बिजनेस नीड्स को फुलफिल कर सकें। दैट इज कॉल्ड दी क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका शॉर्टकट है पावर। उसके एडवांटेज है, उसका शॉर्टकट है श्री PMG। PM मीन्स प्राइम मिनिस्टर। कुछ इशू रिलेटेड है क्लाउड कंप्यूटिंग के, लाइक LIC थ्रेड पॉलिसी सॉफ्टवेयर यूज करता है, और कुछ इसके सर्विस मॉडल है दैट IS SaaS पास, इसको तो आस सास पास कैसे भी बोल दो। और ये सारे जितने भी, स्पेशली इस चैप्टर के जितने भी शॉर्टकट है ना, वैसे तो मोस्टली मैंने पहले ही बताया था कि जो भी शॉर्टकट्स मैं यूज करने वाली हूँ ना वो कहाँ से आएंगे, वो
थोड़े बहुत मेरे और थोड़े बहुत उन टीचर्स के जिनसे मैंने लेक्चर्स लिए थे। सो मोस्टली जो मैंने आईज पढ़ा था वो किशन सर से पढ़ा था, तो ये सारे आपको लग सकते हैं ये सब उन्हीं के बताए हुए हैं। ही इज द बेस्ट। अगर आपको पढ़ना है ना लेक्चर, तो आप डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगी, आप लोग उनके लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे, आप पढ़ सकते हो। मैंने उनसे पढ़ा था। नेक्स्ट है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो पी स्टैंड फॉर पे पर यूज। मीन्स आप जितना पे करोगे, पे पर यूज का पर काम होता है। पे पर यूज की बात करूँ तो आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतना एक्सेस करो और उस चीज का पेमेंट कर दो। अगर इसका एक शॉर्टकट के एग्जांपल की बात करूं मैं, तो जैसे कि आप गूगल ड्राइव नहीं, अब गूगल फोटोज की अगर बात करूं, तो आपने अगर नोटिस किया हो तो गूगल फोटोज में एक लिमिट लगा दी गई है कि इतने एमबी तक वो आपका स्टोरेज लेगा। उसके बाद अगर आपको चाहिए तो आप उसको पेमेंट कर सकते हो। जस्ट एन एग्जाम्पल। हाँ, तो जो लोगों को उससे ज्यादा स्टोरेज चाहिए होगा, वो अपने हिसाब से पेमेंट किया और उससे उतना स्टोरेज ले लिया। दैट्स इट। वो स्टैंड पर होता है ऑन डिमांड। हम जब चाहेंगे तब उसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर मेरी रिक्वायरमेंट कम हो गई, लेट सपोज आज मुझे इतनी रिक्वायरमेंट है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में मुझे इतनी रिक्वायरमेंट ना हो, तो जब मुझे रिक्वायरमेंट नहीं होगी तब मैं उसे स्टॉप भी कर सकती हूँ। डब्ल्यू स्टैंड फॉर वर्कलोड मूवमेंट। वर्कलोड मूवमेंट होता है। ई स्टैंड फॉर इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी होती है। जितना चाहिए जब चाहिए उतना लेंगे। कोई बर्डन नहीं है कि एक बार ले लिया तो लाइफ लॉन्ग हमें लाइफ लॉन्ग उसको चलाना ही पड़ेगा। आर स्टैंड फॉर रेजिलियंसी, अगेन रिलायबिलिटी रहती है। इसके काफी सारे पॉइंट्स, बट मैंने मेन 5 ही उठाए थे। एडवांटेज की बात करूं तो क्या क्या फायदे होते हैं। एस स्टैंड फॉर स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस होता है। एच स्टैंड फॉर सॉरी आर फॉर व्हाट, रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। हम लोग को टेक्नोलॉजी पे इतना ज्यादा स्पेंड नहीं करना पड़ता है। हम लोग हमको जो चाहिए बिना उसको इंस्टॉल किए उसमें ज्यादा खर्चा लगता है। तो हमको जो चाहिए डायरेक्ट चाहिए, हमने उसको एक्सेस कर लिया, बात खत्म। आई स्टैंड फॉर इम्प्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। पी स्टैंड फॉर परवेसिव एक्सेसिबिलिटी होती है, कहीं से भी उसको आप एक्सेस कर सकते हो। एम स्टैंड फॉर मिनिमाइज मेंटेनेंस एंड लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर। मेंटेन करने का काम हमारा नहीं रहता है। ये शायद मैंने चैप्टर 2 में या फर्स्ट में भी ये एक टॉपिक आया था, अगर आपको याद हो, तो वहां पर भी इंस्टॉल्ड और क्लाउड कंप्यूटिंग की बात हुई थी। बट क्लाउड कंप्यूटिंग उतना डिटेल्ड में नहीं था उस चैप्टर में, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्ड हो गया है। तो वही चीज है, मेंटेनेंस करने का हमारा काम नहीं होता है। whosoever giving us uh, giving us a resources, it is that responsibility to maintain that particular software or whatever they offer. It is not our responsibility. जी स्टैंड फॉर जी ग्लोबलाइज वर्कफोर्स होता है। ग्लोबली चलता है भैया। सिर्फ ये नहीं कि आप यहीं पर हो तो यहीं की चीजें एक्सेस कर सकते हो। आप ग्लोबली वर्कफोर्स होते हैं, सब साथ में काम करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इश्यू रिलेटेड टू क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग से कुछ जुड़े इश्यूज भी होते हैं। उसका शॉर्टकट है LICTP सॉफ्टवेयर यूज। देखो जो बोल्ड में है ना और जो ग्रीन में है वही वही है, तो मिक्सअप मत होना। एल अगर बात करूं तो लीगल इश्यूज काफी प्रॉब्लम करते हैं। आई फॉर है इंटर ऑपरेटिबिलिटी। सी फॉर है हिडन कॉस्ट, कॉस्ट लेना। टी फॉर होता है थ्रेशोल्ड पॉलिसीज होती हैं। एंड है हमारे पास सॉफ्टवेयर का सिक्योरिटी इश्यूज एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन क्लाउड एंड यूज फॉर अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। गाइज ये भी इजी है, और एक रीडिंग की जरूरत है। और आई होप ये सारे निमोनिक्स आपको ना हेल्प कर जाए आपके एग्जाम में, आपको ये सब याद रह जाए। क्योंकि प्रॉब्लम यही होती है एग्जाम हॉल में कि चीजें याद नहीं आती हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इसी क्लाउड कंप्यूटिंग का ही थोड़ा सा और पार्ट है, थोड़ा सा देखते हैं।
क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं, लाइक देखिए प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड, कम्युनिटी, ये 4 तरीके के क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स होते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर लिमिटेशन और इसकी एडवांटेज भी गिवन है। आपको पता है ये सारा इतने ज्यादा पेजेस में आपके उसमें कवर्ड है, बहुत ज्यादा पेजेस में, बट इसको समराइज करके जब आप आपको एक लुक मिलेगा ना, एक बर्ड आई व्यू मिल जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे है, तो आपको एग्जाम टाइम में डेफिनेटली बहुत हेल्प होने वाली है। ये पीडीएफ तो डेफिनेटली मैं शेयर करूंगी आपके साथ। एक चीज जो ध्यान रखना वो ये कि इसके एडवांटेजेस भी हैं, बट आप उसके एडवांटेजेस को ना कैरेक्टरिस्टिक से उठा करके लिख सकते हो। समहाउ अगर इसके पूछ लिए जाते हैं कि तो आप बता सकते हो कि ये सिक्योर है, ये भी एडवांटेज ही है उसका। इसका सेंट्रल कंट्रोल है। अब वीक ऐसे लिए ऑफकोर्स डिसएडवांटेज है, बट जो जो आपको दिख रहा है ना वो पॉइंट्स आपके एडवांटेज में कन्वर्ट आप खुद से कर सकते हो। थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा ना, इतने सारे पॉइंट्स से पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, खत्म नहीं होंगे। प्राइवेट में होते हैं रिसाइड्स विद द बाउंड्रीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, ये पब्लिक, ये हाइब्रिड, ये कम्युनिटी। इसके अगर मैं बात करूं, अब सिंपल सी बात है, कोई ऑर्गेनाइजेशन के अगर अंदर ही ऐसा कुछ सिस्टम है तो ऑफ कोर्स वो सिक्योर होगा क्योंकि प्राइवेट है। सेंट्रल कंट्रोल होगा। हम अगर कोई चीज हमने प्राइवेट बना करके रखी हुई है तो वो हमारा उस पर पूरा पूरा कंट्रोल रहता है, हमें पता रहता है उसका डेटाबेस कहाँ है, उसका क्या है, कैसे, एवरीथिंग वी नोज। वीक एसएलए, सर्विस लीगल जो एग्रीमेंट है वो वीक रहता है इसमें। बजट इज अ कॉन्स्टेंट का एक लिमिटेशन है, मैंने बहुत शॉर्ट में ट्राई किया लिखने का। बजट की प्रॉब्लम होती है यहाँ पे क्योंकि प्राइवेट में अगर आप खुद से किसी भी चीज को बना रहे हो तो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। पब्लिक की बात करें, इट इज यूज्ड बाय ओपन पब्लिक, इसको हर कोई यूज कर सकता है। हाईली स्केलेबल होता है, वही जितना चाहिए उतना लो, बट लेस सिक्योर होता है। अब ऑफकोर्स यार पब्लिक का है तो पब्लिकली उतना सिक्योर नहीं होगा एज कंपेयर टू प्राइवेट। हाईली अवेलेबल होता है, अफोर्डेबल होता है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, तो यहाँ पे पब्लिक वाले में बजट का जो कांस्टेंट था वो यहाँ पे हट गया। ऐसा देख सकते हो, उसका डिसएडवांटेज इसका एडवांटेज बन गया। प्राइवेसी यहाँ पे प्रॉब्लम करती है। अब पब्लिक है ना, तो आप खुद ही सोचो पब्लिक के लिए कितना ही चीजें प्राइवेट रह सकती हैं। हाइब्रिड की बात करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन होता है प्राइवेट और पब्लिक का। स्केलेबल, पार्शियलिटी, सॉरी स्केलेबल एंड पार्शली सिक्योर, ये इसमें दोनों के कॉम्बिनेशन होते हैं, तो ये ना ही फुल्ली लेस सिक्योर होता है ना ही हाईली सिक्योर होता है, ये पार्शली सिक्योर होता है। कम्युनिटी की बात करें तो इट इज अ प्रोविजन फॉर एक्सक्लूसिव यूज बाय स्पेसिफिक कम्युनिटी ऑफ कंज्यूमर, ये स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए प्रोविजन किया जाता है, स्पेसिफिक टाइप के लोगों के लिए, टाइप की लोगों के लिए, टाइप ऑफ स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए। इसके भी कैरेक्टरिस्टिक देखो तो पार्शली सिक्योर होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, सिक्योरिटी फीचर्स आर नॉट गुड, यहाँ के अच्छे नहीं होते। इट्स 32 मिनट्स हो गए हैं एंड आई थिंक हम बस एंड करने ही वाले हैं अपना। उसके बाद हमारी मोबाइल कंप्यूटिंग, उसके लिमिटेशंस, बेनिफिट, ग्रीन कंप्यूटिंग के अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उसको मस्ट रीड कर लेना, पढ़ लेना, BYOD, एंड नेक्स्ट है वेब 3.0। वेल फटाफट से अभी इसको भी एक ओवरव्यू में दे देती हूँ, सब होता क्या है। मुझे पहले लिमिटेशंस का शॉर्टकट बताने दो। तो लिमिटेशन है टिप्स, टिप्स का मतलब होता है T फॉर ए ट्रांसमिशन इंटरफेसेस, I फॉर है इनसफिशिएंट बैंडविड्थ। प्रॉब्लम होती है इनसफिशिएंट बैंडविड्थ की बात बताई थी। बैंडविड्थ मतलब होता है कि आप कितना अमाउंट ऑफ डेटा एक पर्टिकुलर टाइम पे नेट के थ्रू किसी कहीं भी जगह सेंड कर सकते हो। तो अगर आपका बैंडविड्थ ही अच्छा नहीं है तो आपको ये आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। P है हमारे पास पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास अगर मोबाइल कंप्यूटिंग में अगर हमारे पास एक ही पावर कंजम्पशन होता है, लाइक अगर कोई बैकअप नहीं है, तो अगर एक ही पावर का हमारे पास है, बैटरी या कुछ भी अगर वो एंड अप हो जाती है तो फिर हमको, अगर लाइट चली गई, कुछ यूज कर रहे हैं, लाइक हमारा कंप्यूटर ही, अगर कंप्यूटर में यूपीएस का सिस्टम ना हो तो हमारा पूरा कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है। तो ये पावर कंजम्पशन एक हमारे लिए लिमिटेशन बन जाता है, उसके लिए हमें बैकअप हमेशा रेडी रखना चाहिए, ये उसका एक कंट्रोल हो जाएगा। और एस स्टैंड फॉर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, जहां मोबाइल, जहां ई कॉमर्स, वहां सिक्योरिटी, वहां रिस्क, वहां हैकर, ये तो फिक्स हो गया है। बेनिफिट्स क्या होते हैं, बेनिफिट्स है आइडिया, आई फॉर है improve management effectiveness by enhancing the information quality, आर है रिमोट एक्सेस होता है टू वर्क, और डिटेल आप रिमोट एक्सेस कर सकते हो इसका। ई फॉर एक्सलेंट कम्युनिकेशन हो जाती है, और एनी टाइम एनी वेयर वाला एक्सेस रहता है, ये इसके बेनिफिट्स हैं। मोबाइल कंप्यूटिंग एक्चुअली में क्या होता है, you can transmission your data without physically
लिंक्ड विद डिवाइसेस। आप अपने डेटा को नेट के थ्रू कहीं भी ट्रांसमिट कर सकते हो, उसको मोबाइल कंप्यूटिंग बोलते हैं। ग्रीन कंप्यूटिंग क्या होता है? ग्रीन कंप्यूटिंग का मतलब होता है जब भी हम कोई भी कंप्यूटर परचेज करते हैं या कंप्यूटर को डिस्कार्ड करते हैं, उस टाइम पे हमें कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो ये इन्वायरमेंट है ना, उसको नुकसान ना हो। कंप्यूटर खरीदते टाइम, उसको सेल करते टाइम, उसको डिस्कार्ड करते टाइम, उसका रिसाइक्लिंग कराते टाइम, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होकर के सारा काम करें। उसी के अंदर कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस गिवन है, उसको जरूर पढ़ लेना। और BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस, ये एक तरीके की मैं क्या बोल सकती हूँ, पॉलिसी होती है, एक तरीके की बिजनेस पॉलिसी होती है जो कि बिजनेसेस में अप्लाई की जाती है, जहाँ पे अलाउ किया जाता है कि एम्प्लॉयर्स को कि वो एम्प्लॉयज को कि वो अपना खुद का डिवाइस, लैपटॉप है, टैबलेट, फोन, वो ला करके उस पर काम कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा मानना होता है कि जब भी अपनी हम कोई भी एम्प्लॉय अपनी पर्सनल डिवाइस से ज्यादा अच्छे से वर्क कर सकता है एज कम्पेयर टू दी ऑर्गेनाइजेशन डिवाइसेस। बट इसके भी अपने कुछ थ्रेड्स हैं। DINA, D for है डिवाइस रिस्क, I फॉर इम्प्लीमेंटेशन रिस्क, N फॉर है नेटवर्क रिस्क एंड A फॉर है एप्लीकेशन रिस्क। इसके भी कुछ अलग अलग तरीके के रिस्क होते हैं। नेक्स्ट मेरे पास वेब 3.0, 3.0, यस, जहां पे कंप्यूटर खुद से रॉ डेटा जनरेट करता है विदाउट द ह्यूमन इंटरैक्शन। अब देखो, वेब 3.0 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, और एक और है इसमें बिजनेस इंटेलिजेंस, काफी सारी ये सब चीजें जब आप पढ़ोगे ना, तो काफी हद तक आपको लगेगी यार ये सब तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। हाँ, सच में एक दूसरे से ही कनेक्टेड है, थोड़ा बहुत समय डिफरेंस है। अब वेब 3.0 में होता है कि वो अपने आप से डेटा को जनरेट कर सकता है। वेब 4.0 भी हमारी मॉड्यूल में गिवन है, मुझे भी वहीं से पता चला। वहां पे क्या होगा, वहां पे थोड़ा सा और एडवांस फीचर आएंगे। और वेब 5.0 में ये होगा कि आप जो सोचोगे वो आपका कंप्यूटर पता कर लेगा कि आप क्या सोच रहे हो। आपने सोचा कि मुझे ये गाना सुनना है या ये आपको ये चीज सर्च करनी है, वो स्क्रीन आपके इस पे डिस्प्ले पे आ जाएगी। सोचने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन डेफिनेटली ऐसा लिखा हुआ है। वेब 5.0 जब आएगा तो डेफिनेटली ये सब हो जाएगा। देखते हैं कब होता है, हम भी यही है। वेब पॉइंट आई थिंक 250 तक बोला था उन्होंने, उसमें लिखा हुआ है। तो 50 तक ऐसा हो जाएगा कि इंसान के सोचने से ही वो क्या चाहता है वो चीजें होने लगेंगी। मिस लाइफ में नहीं, ऑफ कोर्स आपके सिस्टम पे। एक ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट है आपके चैप्टर 4th में, आई थिंक ये उसमें अमेंडमेंट में आया था। इसके बारे में सच में मुझे उतना ज्यादा नहीं पता, ये अमेंडमेंट पार्ट था तो मैंने इसको डाल दिया कि आप उसको प्लीज रेफर कर लेना। उसके एप्लीकेशंस कुछ गिवन है, उसका शॉर्टकट है द GF। हम्म, शॉर्टकट है तो मैं उसको बता देती हूँ। T फॉर ए ट्रैवल इंडस्ट्री, एप्लीकेशन ऑफ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पे यूज होती है, तो उसका है टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर में, इकोनॉमिक पिक्चर में, गवर्नमेंट में और फाइनेंशियल सर्विसेज में इसको यूज किया जाता है। इसके बारे में प्लीज डिटेल पढ़ लीजिएगा, ये मेरे लिए भी न्यू था तो इसलिए मुझे इतना ज्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है। और एक दो पॉइंट में अगर ब्लॉकचेन को खत्म करना चाहूँ तो वो खत्म नहीं हो सकता। सो इसको आप देख लेना, इसके एप्लीकेशन से और इसके कुछ कंट्रोल्स गिवन है, रिस्क है, ये तीन चीजें इसकी हैं, उसको आप साथ में देखिएगा। सो फाइनली गाइस 37 मिनट्स हो गए और आई थिंक पूरा चैप्टर कवर हो गया, जो जो रेलेवेंट था, जो जो रेलेवेंट था, और जिस जिसके निमोनिक्स थे मेरे पास, जिस जिसके निमोनिक मैं चाहती थी आपके साथ शेयर करना, आई होप हो गया। तो थैंक यू, इसको शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, एंड फटाफट से 1K कंप्लीट करा दो। इट्स ऑलरेडी 657, आई थिंक 660 और 59 समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ है। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, और डोंट वरी, सब बढ़िया से होगा। आई विश आप सारे CA फाइनल्स बन जाओ। मे 23 आप लोग के लिए ब्लेसिंग हो जाए, सारे के सारे CA फाइनल्स बनो। लेकिन प्लीज मन लगा के पढ़ लो, बहुत थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। एकदम अच्छे से पढ़ो, MTPs RTPs सॉल्व करो, और जो भी थोड़े बहुत डाउट्स हैं या प्रॉब्लम है, नॉट इवन EIS, आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है ना, तो आप पूछ सकते हो, लाइक नोट्स कैसे बनाएं और क्या करना है। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको तो मैं पर्सनली बोलती हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप प्लीज टेलीग्राम पे पूछो, वहां मुझे आंसर करना क्वाइट इजी ना, वहां पे आप पर्सनली पूछ सकते हो, 1 to 1 कॉन्वर्सेशन हो सकता है, तो आप वहां पे आकर के पूछो। और
अपने डाउट्स क्लियर करो, क्योंकि इस टाइम पे आप चाहते हो कि अगर आपको कभी-कभी होता है ना, आप चाहते हो कि कोई ऐसा आपको डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर सको, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। आई एम हियर फॉर यू ऑल। सो प्लीज़ आप लोग डेफिनिटली मेहनत करो, कहीं भी डाउट हो पूछो और May 23 में क्लियर करो इसको। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। चैप्टर 5 डेफिनिटली बहुत जल्दी लाएँगे 2-3 दिनों में। ऑल द बेस्ट।